Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, Johar Town, Lahore. आज हमने बात करनी है इम्यूनिटी पे और इम्यून सिस्टम पे। तो आइए सबसे पहले समझ लीजिए कि व्हाट इज इम्यूनिटी। याद रखिए, आपकी बॉडी की पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करने की जो एबिलिटी और पैथोजेंस को जो रेजिस्ट करने की एबिलिटी, इसे हम इम्यूनिटी कहते। यानी किताब ने लिखा है इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेंस। रेजिस्टेंस किस तरह से होगी, वो डिफेंस लाइंस कौन कौन सी हैं, वो बैरियर्स कौन कौन से हैं, इस पर बात करनी है। एक और किताब ने ऐसे लिखा कि इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ फॉरेन पार्टिकल यानी पैथोजन एंड मोबिलाइज सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट टू रिमूव फॉरेन पार्टिकल यानी पैथोजन विद ग्रेटर स्पीड एंड इफेक्टिवनेस। बॉडी की ये जो कैपेसिटी है, बॉडी की ये जो एबिलिटी है कि ये फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को रिकॉग्नाइज करती है और फिर बॉडी के कुछ सेल्स हैं जिन्हें स्टिमुलेट करेगी और सेल्स प्रोडक्ट्स हैं यानी एंटीबॉडीज़ हैं, उनको स्टिमुलेट करेगी, उनकी फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगी ताकि उस पैथोजन को, फॉरेन पार्टिकल को ग्रेटर स्पीड के साथ और इफ़ेक्टिवनेस के साथ बॉडी से निकाल दिया जाए, उसे मार दिया जाए। बॉडी की ये जो एबिलिटी है इसे इम्यूनिटी कहते। यानी द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू रिकॉग्नाइज द इंट्रूजन ऑफ फॉरेन पार्टिकल एंड मोबिलाइज सेल्स एंड सेल्स प्रोडक्ट to remove the foreign particle with greater speed and effectiveness, या the ability to resist pathogens is known as immunity। आप बता दीजिए पैथोजन किसे कहते। याद रखिए, पैथो डिजीज को कहते, जिन जनरेटिंग को कहते। तो डिजीज जनरेटिंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज पैथोजन। अब इस पैथोजन की रेजिस्टेंस किस किस लेवल पर होगी और प्यारे बच्चों वो डिफेंस लाइंस कौन कौन सी हैं, सबसे पहले आप इन्हें देख लीजिए। कुछ बैरियर्स हैं, कुछ डिफेंस लाइन हैं। यानी एक को हम लोग कहते जो सबसे पहले पैथोजन के साथ एक्सपोजर होगा, उस लाइन को फर्स्ट डिफेंस लाइन कहते। अगर तो पैथोजन ये फर्स्ट डिफेंस लाइन से बच जाए तो फिर प्यारे बच्चों सेकंड बैरियर आते हैं। यानी हम कहते सेकंड डिफेंस लाइन की बात करेंगे। और अगर इससे भी वो क्रॉस कर जाएं, इस बैरियर से भी पैथोजन क्रॉस कर जाएं, फिर जो अल्टीमेट एक्सपोजर उसे थर्ड डिफेंस लाइन के साथ होगा। और याद रखिए, ये जो थर्ड डिफेंस लाइन है बेसिकली हम इसी को कहते हैं क्या, इम्यून सिस्टम। ये क्या है, बारी बारी इन सभी पे हमने बात करनी है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट डिफेंस लाइन यानी फर्स्ट बैरियर की बात करते हैं। फर्स्ट डिफेंस लाइन। और याद रखिए, इस फर्स्ट डिफेंस लाइन में कौन आता है, आपका क्या ख्याल है? तो प्यारे बच्चों याद रखिए, हम लोग इसमें टू कंपोनेंट्स के हवाले से जिक्र करते हैं। और वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक हम कहते आपकी सारी बॉडी को जो कवर करता है वो कौन है, वो स्किन है। और फिर कहीं से अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ
एक्सपोजर होता है तो बेसिकली वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और याद रखिए ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, यानी नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि सभी पैथोजेंस के हवाले से इसका रिस्पॉन्स इनवेरिएबल होता है, यानी सभी को सेम मैकेनिज्म से रोका जाएगा किसी पैथोजन के लिए, यानी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन नहीं होगा, सभी को एक ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रोका जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। आपकी जो सारी बॉडी है इसको कवर करती है कौन? स्किन करती है, और स्किन के अंदर बेतहाशा आपको लेयर्स मिलती हैं। आइए उन लेयर्स के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप आउटर मोस्ट लेयर के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एपिडर्मिस बोलते। आउटर मोस्ट लेयर की बात कीजिए तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? एपिडर्मिस कहते। ये जो आपके सर ने सबसे बाहर की तरफ एक लेयर सी बनाई, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं क्या? एपिडर्मिस कहते। याद रखिए एपी ओन को अपोन को कहते हैं, अपर को कहते हैं, और डर्म की बात कीजिए तो याद रखिए स्किन को कहते हैं, तो इसे एपिडर्मिस, यानी बेसिकली इसके नीचे ये वाली जो लेयर होती है इसे हम लोग डर्मिस कहते। डर्मिस की एटमोलॉजी स्किन है, हमने लेयर के साथ एसोसिएट किया, तो इस डर्म की जो अपर मोस्ट लेयर होगी उसे एपिडर्मिस ही बोलेंगे। पर प्यारे बच्चों अब ये एपिडर्मिस पैथोजिन को बॉडी में एंटर होने से कैसे रोकती है इसको समझिए। हम कहते ये मल्टी लेयर्ड केराटिनाइज्ड लेयर होती है। केराटिन आपको मालूम किसे कहते? कैरेट की एटमोलॉजी हॉर्न है, सींगों को कहते, इन विदिन को कहते। तो सबसे पहले हॉर्न्स के अंदर देखी गई तो नाम रख दिया केराटिन, यानी दैट इज प्रेजेंट इन हॉर्न्स, केराटिन। और इसी तरह से आपकी ये जो एपिडर्मिस है इसके अंदर आपको बेतहाशा केराटिन मिलती है, और केराटिन की एक्सट्रीम फॉर्म के हवाले से बात कीजिए तो आपके नेल्स हैं। और याद रखिए ये जो केराटिन है ये इम्परमिएबल है फॉर पैथोजिन, ये पैथोजिन को आपकी बॉडी के अंदर एंट्री गेन करने देंगे ही नहीं। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात इस एपिडर्मिस के हवाले से ये बतानी है ये मल्टी लेयर्ड होती है, डेड होती है। तो जो डेड सेल्स हैं उनको बेसिकली ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की, न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की सप्लाई नहीं हो पाती है, तो उन डेड सेल्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। तो उस ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं हो पाएगी, उनकी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगी। फिर प्यारे बच्चों ये सेल्स धीरे धीरे बॉडी से रिमूव हो रहे होते हैं। अगर कोई पैथोजिन इनके साथ अटैच भी है तो वो उन सेल्स के साथ ही बॉडी से रिमूव भी हो जाएगा, यानी ये जो लेयर है ये पैथोजिन्स को एंट्री गेन करने से रोकती है। और दूसरी बात आपको बता दी, जब न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होगी तो बैक्टीरिया की सर्वाइवल और पैथोजिन्स की जो सर्वाइवल वो नहीं हो पाएगी। फिर इसके जो लोअर लेयर यानी डर्मिस के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ग्लैंड्स भी मिलते हैं, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व फाइबर्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये देखिए अगर ये आपके सर ने बना दी क्या, हम कहते ये कौन है? ये स्वेट ग्लैंड्स हैं। तो प्यारे बच्चों इनका क्या फंक्शन होगा? हम कहते उन डक्ट्स के थ्रू स्वेट स्किन की सरफेस पे आ जाएगा। और प्यारे बच्चों इस स्वेट के अंदर बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं। तो जब सॉल्टी एनवायरनमेंट होगी तो हम कहते जो भी सेल्स होंगे उनकी बॉडी से वाटर की एक्स ऑस्मोसिस होना शुरू हो जाएगी सॉल्टी एनवायरनमेंट के अंदर।
फिर ये लैक्टिक एसिड को सिक्रेट करेंगे और सरफेस पे पीएच लो होना शुरू हो जाएगी। और याद रखिए बहुत कम पैथोजन हैं जो लो पीएच पे सरवाइव करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कुछ और ग्लैंड्स हैं जिन्हें सेबेशियस ग्लैंड्स कहते, उनका जिक्र करते। और प्यारे बच्चों, ये जो सेबेशियस ग्लैंड हैं, नेम से इंडिकेट होता है ये सिक्रेट करेंगे क्या, सीबम को सिक्रेट करेंगे। और ये जो सीबम है, ये जो ऑयल है, ये स्किन सरफेस पर आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, और पैथोजेन उस ऑयल के अंदर ही वो बेटे फंस जाया करेंगे। एक तो बात ये बतानी आपको। दूसरी बात ये है चूंकि फैटी एसिड कंटेनिंग है और उन एसिड की वजह से सरफेस पे पीएच कम हो रही होती है। और अभी आपको बताया है कि बहुत कम पैथोजन हैं जो लो पीएच पे सरवाइव कर रहे होते हैं। तो ये तो प्यारे बच्चों स्किन के हवाले से बात हो गई। ये फर्स्ट डिफेंस लाइन के हवाले से बातें हो रही। और आप देख लीजिए ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी किसी भी किस्म का पैथोजन हो, यानी बैक्टीरिया की बात हो, फंजाई की बात हो, कचरा रानी, डर्टू की बात हो, तो सभी के लिए मोड ऑफ एक्शन एक ही है, सभी के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही है कि इस फिजिकल स्ट्रक्चर के होने की वजह से पैथोजन बॉडी में एंटर नहीं हो पाता है। यानी ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया के लिए मोड ऑफ एक्शन और हो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और हो, बैक्टीरिया के लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और हो, ऐसा नहीं है, यानी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसीलिए हम इसे नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं। अब म्यूकस मेम्ब्रेन की बात कीजिए। एक तो बात बता दी कि पूरी बॉडी को जो कवर करती है वो स्किन है। अब बेटे बेतहाशा सिस्टम्स ऐसे हैं जिनका एक्सपोजर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ है। और प्यारे बच्चों, वो जो पार्ट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज कर रहे, बेसिकली वहाँ पर आपको म्यूकस मेम्ब्रेन मिलती है। कहाँ कहाँ पर और वो जो सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं, आइए उनके हवाले से बात करते हैं। एक तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर मिलेगा कौन, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। इसका एक्सपोजर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद फिर हम बात करेंगे जिस सिस्टम का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर है, स्किन नहीं है वहां पे, तो प्यारे बच्चों वो कौन, डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद कोई और सिस्टम जो आपके दिल में आता हो आप बता दीजिए, आपके सर यहां पर लिख देंगे। यानी प्यारे बच्चों हम यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं, इसका भी एक्सपोजर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ होता है, यूरिनरी सिस्टम। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। और फिर आखिर में आपको बात बतानी है आइज की। आइज का भी तो एक्सपोजर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। फिर प्यारे बच्चों जो ईयर्स हैं इनका भी तो एक्सपोजर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। आइए सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल के हवाले से बात कीजिए। तो प्यारे बच्चों एक तो यहाँ पर हेयर होते हैं और दूसरी बात यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये सिक्रेट करेगी म्यूकस को, और म्यूकस स्लाइमी स्लिपरी को कहते, ये एटमोलॉजी है। प्यारे बच्चों होता क्या है, अगर कोई डस्ट पार्टिकल हो या कोई पैथोजन हो, एक तो ये हेयर उनको रोक रहे होंगे, उन पैथोजन से एयर को फिल्टर कर रहे होंगे, और दूसरा अगर पैथोजन एंटर हो भी जाए वो म्यूकस के साथ ही स्टिक हो जाएगा, फिर स्नीजिंग एक्शन की वजह से तो प्यारे बच्चों वो बॉडी से बाहर आ जाएगा।
फिर अगर आप विंड पाइप के हवाले से बात कीजिए तो यहाँ पर आपको सीलिएटेड एपिथीलियम मिलती है और वो म्यूकस कंटेनिंग भी है। तो होता क्या है, अगर पैथोजेन इस वाले पाथवे से होते होते और विंड पाइप तक पहुंच जाए तो वहाँ पर वो म्यूकस के अंदर उसको रोल किया जाएगा और फिर क्या होगा, हम कहते वो सीलिया की बीटिंग की वजह से उस म्यूकस को जिसके अंदर कोई पैथोजन मौजूद है वो अपवर्ड मूव करना शुरू हो जाएगा और फिर एसोफेगस के थ्रू वो या तो स्टमक के अंदर एंटर हो जाएगा या माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और अगर स्टमक के अंदर चला गया तो वहाँ पर स्टमक की एसिडिटी उसे मार देगी। तो ये तो म्यूकस मेम्ब्रेन के हवाले से बात की है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मौजूद है, जो पैथोजन को रोक रही है कि भाई बॉडी के अंदर और सेल्स के अंदर, और फिर ब्लड के हवाले से बात हो रही कि एंट्री गेन ना करना पैथोजन को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से बात कीजिए तो सबसे पहले तो ओरल कैविटी के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर एंजाइम है लाइसोजाइम, वो बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। अगर यहाँ से भी पैथोजन बच गया तो फिर प्यारे बच्चों स्टमक की पीएच के हवाले से बात कीजिए तो वो 2 to 3 है। इतनी लो पीएच पे कम पैथोजन की सर्वाइवल होती है। एंजाइम्स की इनएक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी, केमिकल प्रोसेसेस स्टॉप हो जाएंगे, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। और फिर प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा एंजाइम्स भी हैं, यानी एक तो स्टमक के अंदर से जो एंजाइम्स आती है वो कौन है, पेप्सिन, पेप्सिनोजेन। फिर इसी तरह से पेंक्रियाज से एंजाइम्स आते हैं और वो क्या करेंगे एंजाइम्स, वो उसको डाइजेस्ट कर देंगे। इसके बाद यूरिनरी सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। याद रखिए एक तो म्यूकस मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन याद रखिए यूरिन के फ्लो के साथ ही वो पैथोजन बॉडी से बाहर आ जाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये है आमतौर पर यूरिन की पीएच 6 के आसपास होती है। तो प्यारे बच्चों ये जो एसिडिक पीएच है ये बैक्टीरिया को और पैथोजन को सरवाइव नहीं करने देगी, किल कर देगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से बात कीजिए और फिर पर्टिकुलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज कर रहा होता है वो डक्ट वेजाइना है। और याद रखिए वेजाइना की एनवायरनमेंट एसिडिक होती है। फिर वही बातें पुरानी सी कि एसिडिक पीएच पे कम पैथोजन की सर्वाइवल होती है, एंजाइम्स इनएक्टिवेशन हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, पैथोजन की किलिंग हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों आइज की बात करेंगे। आइज के हवाले से बात कीजिए तो टीयर ग्लैंड जब अथरू आते हैं तो उसके साथ कुछ एंजाइम्स प्रोटीन्स आती हैं, और एंजाइम्स के हवाले से बात कीजिए तो लाइसोजाइम ये टीयर के अंदर मौजूद होता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। फिर ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगी बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। फिर ईयर के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्रूमेन वैक्स होती है, वो वैक्स बेसिकली इंट्रैप कर लेगी बैक्टीरिया को और फिर ईयर के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा उसको। तो ये तो अभी हमने फर्स्ट डिफेंस लाइन यानी स्किन के हवाले से बात की है और म्यूकस मेम्ब्रेन के हवाले से बात की है। अब आइए हम बात करते हैं सेकेंड डिफेंस लाइन की। सेकेंड डिफेंस लाइन यानी अगर तो प्यारे बच्चों स्किन डैमेज हो जाए और ब्लड क्लॉट ना बने, याद रखिए ब्लड क्लॉट भी बेसिकली फिजिकल बैरियर के अंदर आता है। तो हम कहते ये जो फिजियो केमिकल बैरियर्स हैं, HCl की बात हो रही है, स्किन की बात हो रही है, म्यूकस की बात हो रही है, ये जो फिजियो केमिकल बैरियर्स ये फर्स्ट डिफेंस लाइन के अंदर आते हैं। और सेकंड डिफेंस लाइन के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम 2 कंपोनेंट्स के हवाले से जिक्र करेंगे। एक तो हम लोग कहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं
उन प्रोटीन्स के हवाले से बात करेंगे और उन प्रोटीन्स के बाद फिर हमने जिक्र करना है कुछ सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, यानी कुछ सेल्स हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। आइए सबसे पहले जो प्रोटीन्स हैं इनके हवाले से हमने बात करनी है। अब प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं? तो प्यारे बच्चों, एक तो हम लोग बोलते हैं कि एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं जो बेसिकली बैक्टीरिया को जाकर क्या करेंगी, किल कर देंगी, माइक्रोब्स को जाकर किल कर देंगी। और फिर मज़ीद जो स्पेसिफिकेशन के हवाले से है वो देख लीजिए। प्यारे बच्चों, हम जिक्र करते हैं किसका? इंटरफेरॉन का जिक्र करते। नेम से इंडिकेट होता है इंटरफेरॉन, ये वर्ड इंटरफियर से लिया। ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो वायरल ग्रोथ में इंटरफियर करेंगी, जो वायरल रेप्लिकेशन के अंदर इंटरफियर करेंगी, जो वायरल मल्टीप्लिकेशन के अंदर इंटरफियर करेंगी। नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी किसी भी किस्म का कोई भी वायरस हो तो बेटे मोड ऑफ एक्शन यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है। ये नहीं है कि डिफरेंट अगर कोई पैथोजिन है तो उसके लिए वो स्पेसिफिक एक्शन है, नहीं, उस टाइप के जो भी पैथोजिन्स होंगे उन सभी के लिए मोड ऑफ एक्शन एक ही है, यानी नॉन स्पेसिफिक है। फिर इसी तरह से कुछ और प्रोटीन्स हैं, बल्कि प्रोटीन्स का एक पूरा ग्रुप है और कहीं पर लिखा है कि मोर देन 30 प्रोटीन्स होती हैं और कहीं पर 20 प्रोटीन्स के हवाले से लिखा है, यानी हम कहते कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करेगा इम्यून सिस्टम को, ये कॉम्प्लीमेंट करता है किसे? इम्यूनिटी को, यानी ये इम्यूनिटी के एक्शन को एनहांस करता है। इसीलिए तो हम इसे बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये ऐसी ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं और इनके मिलने से फिर कैस्केड ऑफ रिएक्शन शुरू होता है, फिर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उनकी वजह से फिर ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनती हैं जो पैथोजिन के अंदर जाकर होल कर देंगी। उन होल्स के होने की वजह से फिर क्या होगा? ऑस्मोटिक लाइसिस ऑफ पैथोजिन हो जाएगी। और मेरे उस्ताद जी कहा करते थे कि ये होल ऐसे ही करना होता है जैसे ड्रिल मशीन से आप किसी की बॉडी के अंदर होल कर दीजिए, सुराख कर दीजिए, यानी ये कुछ ऐसी जालिम किस्म की प्रोटीन है पैथोजिन के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं। फिर हम लोग इंटरफेरॉन के हवाले से जिक्र करते, फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के हवाले से बता दिया, ये भी नॉन स्पेसिफिक होता है। अब आइए सेल्स के हवाले से बात करते हैं और यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के बेसिकली सेल्स मिलते हैं। अब उन सेल्स को देख लीजिए। 2 तो इसमें फैगोसाइट्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? न्यूट्रोफिल की। ये फैगोसाइट है। और प्यारे बच्चों, ल्यूकोसाइट्स के हवाले से बात कीजिए तो जो मोस्ट अबंडेंट ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स हैं वो कौन है? न्यूट्रोफिल हैं। याद रखिए, न्यूट्रो न्यूट्रल को कहते, फिल लव को कहते। जो न्यूट्रल डाइज से रंगे जाएं, जो न्यूट्रल डाइज के लिए अफिनिटी लव शो करते हैं, उन्हें क्या कहते? न्यूट्रोफिल कहते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मोर देन 50% तो ये होते हैं। इसीलिए साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जो सबसे पहले पहुंचते हैं वो कौन है? न्यूट्रोफिल हैं। प्यारे बच्चों, बता दिया ये फैगोसाइट्स हैं। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा ये अभी इसके साथ ही एक और सेल बता दूं, फिर दोनों को बता दूंगा। यानी प्यारे बच्चों, आपके ब्लड में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम मोनोसाइट कहते, मोनो 1 को कहते और साइड सेल को कहते। तो न्यूक्लियस का एक ही पार्ट होता है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स के हवाले से बात कीजिए तो ये मैनी लोब्स कंटेनिंग न्यूक्लियस होता है। तो इसमें चूंकि सिर्फ 1 लोब कंटेनिंग
या वन पार्ट कंटेनिंग होता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते, मोनोसाइट कहते। और याद रखिए मोनोसाइट जब तक ब्लड के अंदर रहें ये फैगोसिटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। जब ब्लड से निकलकर टिश्यूज के अंदर एंटर हो जाएंगे तो इन्हें फिर हम कहते मैक्रोफेजेस। याद रखिए मैक्रो लार्ज को कहते और फेज बोलिए तो क्या, ईटर को कहते। तो ये बहुत ज़्यादा चूँकि फैगोसिटिक एक्टिविटी होती है इसीलिए हम इन्हें क्या कहते, मैक्रोफेजेस। बेसिकली मोनोसाइट ब्लड से निकलकर बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर एंटर हो जाएंगे, यानी लंग्स के हवाले से बात होती है, किडनीज़ के हवाले से बात होती है, वहाँ पर जाकर इनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है। और प्यारे बच्चों हम कहते हैं सूडोपोडिया की फॉर्मेशन होती है, साइज इंक्रीज हो रहा होता है। ये दोनों बेसिकली क्या हैं, ये फैगोसाइट्स हैं, यानी फैगोसाइटोसिस होती है। यानी प्यारे बच्चों होता ऐसे है बिलफर्ज गलत, अगर ये कोई पैथोजन है और ये कोई बैक्टीरिया है जो आ गया बेटे इनके पास, तो बेसिकली होता फिर क्या है, हम कहते ये उसके साथ सेल्स अटैच हो जाएंगे और फिर प्यारे बच्चों फैगोसोम की सूरत में ये उसे क्या करेंगे, ईट कर जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है आपको मालूम है कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। और प्यारे बच्चों ये जो पैथोजन है ये वैक्यूल की सूरत के अंदर, और वैक्यूल के अंदर ही ये आ जाएगा किसके अंदर, सेल के अंदर। और ये जो ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल है इसे क्या कहते, फैगोसाइटोसिस। और इन सेल्स के अंदर बेतहाशा आपको लाइसोसोम्स मिलते हैं, और जब वो इनके साथ अटैच हो जाएंगे और फिर होगा क्या, वो एंजाइम्स को सिक्रेट करेंगे इसके अंदर और इस पैथोजन को डाइजेस्ट करना शुरू हो जाएंगे। इनके साथ एक और टाइप ऑफ सेल्स हैं, उनके हवाले से आपको बात बतानी है, और उसे हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल किलर सेल्स कहते। उन्हें हम कहते क्या, नेचुरल किलर सेल्स। NK सेल्स भी बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं। प्यारे बच्चों ये फैगोसाइटोसिस नहीं करेंगे, बल्कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी कोई भी पैथोजन है, यानी नॉन स्पेसिफिक है कि स्पेसिफिक के लिए स्पेसिफिक एक्शन नहीं है, बल्कि अगर ये कोई सेल है और इसके साथ ये कोई पैथोजन आकर अटैच हो गया तो प्यारे बच्चों होगा क्या, हम कहते हैं ये सिक्रेट करते हैं कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस को, और वो जाकर बेसिकली क्या करेंगे, इस पैथोजन को किल कर देंगे। बस्टिंग हो जाएगी इस पैथोजन की, इसकी किलिंग हो जाएगी। और प्यारे बच्चों आपने देखा कि फैगोसाइटोसिस नहीं हो रही, तो ये नेचुरल किलर सेल्स फैगोसाइट्स नहीं है, ये सेल से बाहर रख के ही इस पैथोजन को किल कर देंगे। फिर और कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो प्यारे बच्चों हम लोग जिक्र करते हैं किसका, फीवर की बात होती है, यानी जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इसका फ़ायदा क्या होगा। और प्यारे बच्चों आपको मालूम, इसे आपने नाम दिया पायरेक्सिया का, पायरोफायर को कहते। और बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, ऐसे महसूस होता है कि कोई आग सी लगी है, तो इसीलिए तो पायरो नाम रखा, यानी टेम्परेचर इन फीवर इज नॉन एज पायरेक्सिया। जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बेसिकली वो पैथोजन कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रेट करता है, उन सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं पायरोजन। पायरोफायर को कहते, जेन जनरेटिंग को, यानी फायर जनरेटिंग है। होता क्या है, ये पायरोजन जाकर हाइपोथैलेमस का वो जो टेम्परेचर के हवाले से सेट पॉइंट है उसे डिस्प्लेस कर देंगे, और हाइपोथैलेमस बॉडी में जो वार्मिंग प्रोसेसेस हैं उनको एक्टिवेट करेगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाएगा।
पैथोजिन तो इस ख्याल से पायरोजिन को करेगा सिक्रेट कि जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो शायद इस ऑर्गेनिजम्स की एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगी और फिर ये डेथ होना शुरू हो जाएगी, इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाएगी, तो सरवाइव करेगा कौन? पैथोजिन। लेकिन प्यारे बच्चों, आपके वाइट ब्लड सेल्स ये भी सिक्रेट करते हैं किसको? पायरोजिन्स को। और याद रखिए, ये पायरोजिन भी जाकर हाइपोथैलेमस का जो टेम्परेचर के हवाले से सेट पॉइंट है उसे डिस्प्लेस कर देंगे। तो फिर होगा क्या? बॉडी में वार्मिंग प्रोसेसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। उन वार्मिंग प्रोसेसेस की एक्टिवेशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाएगा। और याद रखिए, आपका इम्यून सिस्टम थोड़े से हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा एफिशिएंट फैशन के अंदर वर्क करता है। तो प्यारे बच्चों, वो जो एंजाइम्स थोड़े से हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा एफिशिएंट फैशन में वर्क करेंगे तो फिर क्या होगा? वो पैथोजिन पर अटैक करेंगे और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पैथोजिन को किल कर पाएंगे। एक तो फीवर के हवाले से बात हो गई, और दूसरी बात जो इसके साथ ही हम बता देंगे आपको, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पे कुछ सेल्स पहुंचते हैं। बेसोफिल के हवाले से बात कीजिए, और फिर प्यारे बच्चों ये सेल्स क्या करेंगे? हिस्टामिन को सिक्रेट करेंगे। हिस्टामिन की सिक्रेशन से क्या होगा? हम कहते हैं ब्लड वेसल्स की डायलेशन होगी। ब्लड वेसल्स की डायलेशन का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये ज़्यादा उस तरफ को फ्लो करेंगे जहाँ पर ब्लड डाइलेटेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। यानी आसान सी बात है कि जब वेज़ो डाइलेशन होगी तो प्यारे बच्चों ब्लड फ्लो उसकी जानिब ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा ये वाले सेल्स वहाँ पर पहुँचेंगे, ये प्रोटीन ज़्यादा वहाँ पर पहुँचेंगी और जाकर पैथोजिन को किल कर देंगी। ये सेकंड डिफेंस लाइन था। फर्स्ट डिफेंस लाइन के अंदर हमने फिजियोकेमिकल बैरियर्स के हवाले से बात की है। सेकंड डिफेंस लाइन के हवाले से प्रोटीन्स के हवाले से बात है, सेल्स के हवाले से, फिर फीवर, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज, इन्फ्लेमेशन के हवाले से बात है। याद रखिए, ये दोनों डिफेंस लाइंस ये बेसिकली इनेट हैं, यानी बर्थ के साथ ही इनकी एसोसिएशन है। बिफोर बर्थ ये मौजूद होते हैं और ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर आते हैं कि सभी पैथोजिन के हवाले से इनका रिस्पॉन्स सेम होता है, वेरिएशन नहीं है कि अगर बैक्टीरिया आएगा तो स्किन उसको किसी और अंदाज से रोकेगी, नहीं, एक ही अंदाज है। और इसी तरह से अगर फंजाई आती है तो स्किन उसको किसी और अंदाज से रोकेगी, नहीं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही है। फिर ऐसे ही फैगोसाइट्स के हवाले से बात कीजिए, बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कोई फंगल स्पोर हो, तो प्यारे बच्चों उन सभी के लिए मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है, उसमें वेरिएशन नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पैथोजन आए तो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होगा, नहीं। फर्स्ट और सेकंड डिफेंस लाइन को इसीलिए तो हम कहते नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।